अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शहर हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और अगर आप लोग ठीक है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी जा रही हैं रिगार्डिंग ACCA 501, और जो पिछले लेक्चर्स थे वो आपको कितने इफ़ेक्टिव लगे, कितने अच्छे लगे, उसके मतलब भी मुझे बताइएगा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेक्चर्स आगे अपलोड नहीं कर पाया 41 to 45, कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात थी जिसकी बिना पर। आज का जो लेक्चर है आपके फाइनल टर्म से पहले मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेसन नंबर 41 to 45। बट अगेन इसके अंदर मैं आपको डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा, सिर्फ मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही आप करें, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो मैक्सिमम पेपर की कई और ने मुझसे पूछा, मैसेजेस भी किए पर्सनल मुझे, और कमेंट्स में तो ऑब्वियसली आप लोग पूछते ही हैं कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है 41 to 45 में। तो इसका सीन ये होता है कि मोस्टली जो 2 बजे वाला 2 बजे कह लो 12 बजे और 4 बजे वाला जो सेशन होता है, इसमें मोस्टली जो पेपर होता है वो इसी में से आता है, ठीक है। 41 to 45 में से आता है, और बाकी जो दूसरे सेशंस होते हैं उनके अंदर जो पेपर होता है वो मिक्स होता है। 41 42 में से भी आ जाता है, और आगे के लेक्चर्स नहीं कभी लेता, कभी वो 41 to 43 को पकड़ता है, ठीक है। और कोई एक आधा MCQs वगैरह वो इन्वेंट्री वाले में से पूछ लेता है, इस तरह से पेपर होता है इसका, ठीक है। लेकिन जो 41 to 45 हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है 12 बजे वाला और 4 बजे वाला, इनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 41 और 45, इसमें से पेपर आता ही आता है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आपको अब मैं बताता चलता हूँ, जो लेक्चर नंबर हमारा 41 है, या लेसन नंबर 41 है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स हैं, उसमें जो फ्लेक्सिबल पॉलिसी है और जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है वो किस तरह से है, और इसी तरह से फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट में फ्लेक्सिबल पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपसे पेपर में भी यही पूछता है कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है और फाइनेंसिंग में क्या होता है। बाज़ दफ़ा ये दोनों देगा तो 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, वरना नॉर्मली ये दोनों आपको MCQs में देखने के लिए एक एक नंबर में मिलते हैं, मैक्सिमम MCQs में देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा जी, फिर ये मोस्टली डिफरेंस आता है पेपर के अंदर 3 नंबर में कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। आप इसको पढ़ें और बता दीजिएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये एक डेफिनेशन है, और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या होती है ये उसकी डेफिनेशन है, तो आप उसको पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि टेम्परेरी करंट एसेट्स में और परमानेंट करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड हम बता देते हैं कि अकाउंटिंग से रिलेटेड के टेम्परेरी एसेट्स में ये डिफरेंस है और परमानेंट में ये होता है। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि आप बिज़नेस फाइनेंस के स्टूडेंट हैं और आपने रिगार्डिंग टू बिज़नेस इस चीज़ को की क्लैरिटी करनी है पेपर के अंदर। आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना और यही आंसर्स लिखने हैं जो बुक में लिखे गए बताए गए हैं रिगार्डिंग टू बिज़नेस फाइनेंस, ठीक है। लिखने से मुराद ये कि आप अपना कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, वर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अंदर ये पॉलिसी एफ ऑलवेज implies a short term cash surplus for and a large investment in cash marketable security। ये सिर्फ एक है, इसका ज़रा ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपको एक MCQs के अंदर पूछा जाता है। अच्छा जी, फिर बेस्ट पॉलिसीज़ आपकी कौन कौन सी हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकता है, मोस्टली ये 3 नंबर में आता है कि बेस्ट पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जिसमें कैश रिजर्व्स आते हैं, मेच्योरिटी हेडिंग आती है, और इंटरेस्ट रेट्स आते हैं। अच्छा, अब ये कैश बजट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बट ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतना ख़ास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे भी देख लेंगे।
अच्छा जी, अगले अब लेसन नंबर है हमारा 42। इसमें है हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम जो चीज़ पूछी जाती है ना, इन दो चीज़ों में बेसिकली आपके पास 3 नंबर का डिफरेंस पूछा जाता है कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ लें, एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा कि आपको फैक्टर्स का पता लग जाएगा कि इसने इसके अंदर किस किस फैक्टर्स को कंसीडर किया गया। ठीक है, अगर फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं होती तो आप इसके गूगल पे जाके इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन वहाँ से आप ले लें। ठीक है, लेकिन ये फैक्टर्स को पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अदर सोर्सेज में कमर्शियल पेपर आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म नोट्स इशूड बाय लार्जली एंड हाईली रेट्स फर्म्स। ठीक है, ये कमर्शियल पेपर भी एक चीज़ आई थिंक सो इसके अंदर इन्होंने बयान नहीं की है, लेकिन एक बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं जब टैक्स कंपनी की तरफ से एक गवर्नमेंट की तरफ से उन पे एप्लीकेबल होती हैं तो वो इस कमर्शियल पेपर के पीछे जाके छुप जाती हैं। छुपने से मुराद ये होता है कि उनको उतना टैक्स नहीं देना पड़ता। लाइक अगर गवर्नमेंट कहती है कि 20% टैक्स एक फर्म को देना है तो वो कमर्शियल पेपर का सपोर्ट लेके वो 20 की जगह वो 4% 6% इस तरह से टैक्स देती हैं। ठीक है, और जो फिर वहाँ पे जो गरीब आवाम है वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं गवर्नमेंट के और वो उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, टैक्सेस वगैरह आम जो लोग हैं उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं गरीब आवाम को। अच्छा जी, ट्रेड क्रेडिट्स इंक्रीज द अकाउंट्स पेएबल पीरियड डिलाइंग द पेमेंट्स। ठीक है, सो ये ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं। ट्रेड तो तिजारत और क्रेडिट्स जो यानी कि जो आप उधार पे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई है इसके अंदर। अच्छा जी, फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट के अंदर बेसिक ये आपका है रीजंस ऑफ कैश होल्डिंग क्या होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं और इसको आपने रट्टा मार लें, याद कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आते ही आते हैं ना पेपर्स के अंदर, लास्ट मंथ आते हैं। बाज़ दफ़ा इनमें से एक MCQs भी आ जाता है। ठीक है, और वरना तो ये 3 नंबर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, 5 नंबर में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा। ठीक है, बेनिफिट ऑफ कैश होल्डिंग कैश। ठीक है, ये भी आपको 3 नंबर में मिलता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद करनी ही करनी। अच्छा, अब लेसन नंबर 43 है जिसमें हमारे पास है फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट। अब इसमें द डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड कैश बुक कैश रिप्रेजेंटिंग द नेट इफेक्ट्स ऑफ द कैश इन द प्रोसेसिंग ऑफ क्लियरिंग इस कॉल्ड फ्लोट। ये फ्लोट की डेफिनेशन है। अगर आपसे वो पूछ ले MCQs में पूछेगा फ्लोट की क्या डेफिनेशन है तो आपने इसको बता देनी है। डिसबर्समेंट ऑफ फ्लोट्स क्या होता है, जनरेट कैसे होता है, इसने ये भी मैंने अंडरलाइन की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने पढ़ लेना है ताकि आपका MCQs क्लियर हो जाए। अच्छा, फ्लोट पे वो आपको MCQs भी दे सकता है, MCQs भी दे सकता है कि आप फ्लोट फाइंड आउट करें जिसमें फर्म अवेलेबल बैलेंस माइनस फर्म बुक बैलेंस होगा। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, डिसबर्समेंट ऑफ फ्लोट क्या होता है, फर्म अवेलेबल बैलेंस माइनस फर्म बुक बैलेंस, ये भी याद रखना है। अच्छा, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने पिछले के लेक्चर्स लिए होंगे सारे के सारे तो अब आपको कैलकुलेशन और फार्मूलाज याद करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। चीज़ें बहुत आसान है और आसान की भी थी मैंने आप लोगों के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आके कोई नहीं कहेगा कि यार अब आगे भी फार्मूलाज हमें पढ़ने पड़ेंगे। सो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई होंगी। अब तो ये एक एक दफ़ा पढ़ोगे या एक दफ़ा लिखोगे तुम लोगों को याद हो जाएगा। अच्छा, ये नेट फ्लोट का है, ये मैंने एक किया हुआ है हाईलाइट, तो उसमें से इसको पढ़ लेना और इसको देख लेना उसने किस तरह से नेट फ्लोट तुम लोगों का निकाला हुआ है। तुम लोगों से मुराद यानी कि ये हैंड आउट्स में निकाला हुआ है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, EDI ये एब्रीवेशन भी MCQs पे पूछता है कि EDI क्या होता है, और 3 नंबर को तो डेफिनेटली पूछता है कि EDI या इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भाई क्या होता है, बताओ उसको, ये क्या चीज़ है। सही है। अब देखो ये कैश कलेक्शन है, अभी कैश कलेक्शन के सारे पॉइंट्स तुमने याद लाजमन करने, साथ साथ तुमने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि ये जो तुम्हारे पास फ़्लो चार्ट बना हुआ है ये भी तुम्हें आता हो, तुम्हें पता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा यार ये इस तरह करता है कि कोई भी सिनेरियो दे देगा, टेलीफोन का निकाल के दे देगा। ठीक है, किसी एजेंसी का निकाल के दे देता है, तो फिर उसमें वो बताना होता है, वो कहता है कि इसको एक्सप्लेन करो कि इसमें आप कैश कलेक्शन किस तरह से करोगे। तो इस तरह से ना देता ही है सिनेरियो ना। ठीक है, और ये जो कैश कंसंट्रेशन ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मतलब कि कसम इसने खाई हुई है कि बहुत सारे पेपर्स में ये आता है और बहुत आता है। ये 5 नंबर में आते हैं ये वाली चीज़, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, अब ये कैश कलेक्शन वगैरह ये 5 नंबर के ऊपर है, ये 3 नंबर में ही पूछेगा।
कैश कलेक्शन का कैश कंसंट्रेशन वगैरह, ठीक है। इसका भी फ्लो चार्ट तुमने रट लेना है कि क्या होता है, क्या प्रोसेस है इसका। एक्चुअली मेरे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँ, एक बहुत बड़ी वीडियोस बनाऊँ, जैसे मेरे पीछे घंटों की बनाई हुई वीडियोस। सो ये तुम लोगों को खुद एफर्ट करनी है, बस मैं तुम लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ इस मामले में कि तुम लोगों को पता होगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तुम छोड़ दो, टाइम ज़ाया ना करो उस पर। फिर कैश डिसबर्समेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस भी आती हैं कि कैश डिसबर्समेंट की तुम लोगों ने भी शायद देखी हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी तुम्हें फ्लो चार्ट याद रखना है। अच्छा, अब ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है ना यार, ये इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा ही सिंपल पूछ लेगा तुमसे कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की डेफिनेशन बताओगे, ख़त्म कर देगा। और बाज़ दफ़ा बोलता है कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट और टू ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में भाई क्या डिफरेंस है, और इसमें डिफरेंस भी वो पूछ लेता है तुमसे तीन में। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम इसका ये फ़्लो तुम थोड़ा सा देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर ना समझ आए तो तुम यूट्यूब पे जा सकते हो, उसके ऊपर लिखो और तुम्हें वो बता देगा कि भाई ये क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को तुमने मेक श्योर करना है। कंट्रोल्ड डिसबर्समेंट अकाउंट्स क्या होता है, ये भी तुमसे वैसे तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, लेकिन तुम फिर भी पढ़ लेना, शायद तुमसे पूछ ले। अच्छा जी। फिर उसके बाद है कि फर्म हैव सरप्लस कैश मोस्ट ऑफ टू रीजंस की वजह से सीरियस एंड सिलेंड्रिकल एक्टिविटीज इन प्लान एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ है, ये एमसीक्यूज़ में पूछेगा तुमसे, लास्ट मंथ पूछेगा, इन दोनों को तुमने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज़, ठीक है। टर्म ऑफ सेल्स होगी, क्रेडिट एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये एमसीक्यूज़ और 3 नंबर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टर्म ऑफ सेल्स ऑफ कंपोनेंट्स कौन से, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंटेड पीरियड, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये तुम्हारे एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको माइंड में रखना है। अच्छा, क्रेडिट एंड रिसीवेबल आ गया, लेसन नंबर 44 हमारे पास आ गया, सही है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करूँ ताकि तुम्हारा भी टाइम ज़ाया ना और तुम्हारे पास टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए भी अपने, ठीक है। और आगे इसमें है कि देखो, इफ़ आर कैश डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड दैन क्रेडिट पीरियड हैज़ टू कंपोनेंट्स, क्रेडिट पीरियड से 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नेट क्रेडिट पीरियड्स, लेंथ ऑफ अ टाइम कस्टमर हैज़ टू पे, ठीक है। और कैश डिस्काउंट पीरियड, टाइम ड्यूरिंग विच डिस्काउंट इज़ अवेलेबल। समझ आ गई ना, आसान आसान सी बात की हुई है इसमें। अच्छा, वी नो डैट ऑपरेटिंग साइकिल हैज़ 2 कंपोनेंट्स, इन्वेंट्री पीरियड और रिसीवेबल, यू नो दैट। लेक्चर नंबर 40, जिसको नहीं पता तो वो लेक्चर नंबर 40 सुन ले मेरा, उसमें उसको सारा समझ आ जाएगा कि ये क्या गेम है। और जिसको पता तो दैट्स गुड, शाबाश है उसके लिए। अच्छा, फिर है आ नंबर ऑफ अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अ क्रेडिट पीरियड, वो कौन से फैक्टर हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो हाईलाइट किया ना कि तुम्हें 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ना ही 3 नंबर में पूछेगा, तुमसे एमसीक्यूज़ में पूछेगा। इसमें से कम अज़ कम भी तुम्हारे अगर ये बनाए ना तो 3 से 4 एमसीक्यूज़ वो बना सकता है, सही है। तो इसको बड़े अच्छी तरह से तुमने पढ़ लेना है। अच्छा, फिर ये जो सवाल है ना यार, ये वाला आ कस्टमर हैज़ फोर गोस अ 3% डिस्काउंट टू पे ऑन 30 इन बोरिंग एंड 970 20 डेज पेइंग $30 इंटरेस्ट। ये जो फर्स्ट सवाल, ये लाजमन करना है, ये लाजमन करना है, ये सबके लिए भाई। ये मतलब कि सुबह जो 8 बजे 7 बजे जो पेपर शुरू हो रहा है उससे लेके एंड की टाइमिंग के लिए सबके लिए ये 5 नंबर में लगता है, कन्फर्म है, कन्फर्म। ये वो क्वेश्चन है जो लगेगा ही लगेगा, लाजमन लगेगा। अगर 5 शिफ्टों में पेपर इस बार वर्चुअल ले रही है, अगर ले रही, मुझे मालूम नहीं कि कितने शिफ्ट में ले रही है, अगर ये 5 शिफ्टों में पेपर ले रही है तो 5 में से 3 में तो डैम श्योर है ना, डैम श्योर कि लगेगा ही लगेगा। हो सकता है 5 में लगे, लेकिन 3 में तो कन्फर्म है मुझे लगेगा। अच्छा, ये लाजमन तुम कर लेना, ठीक है। इसका रट्टा मार लेना, जो भी है वैल्यूज़ वो आगे पीछे करेगा, फार्मूला बस का याद कर लेना। अगर समझ के कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, भूलोगे नहीं तुम लोग। अच्छा जी, अब आगे हम आते हैं कैश इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसको भी तुम पढ़ लेना, 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है ये, या एमसीक्यूज़ के लिए। फिर बता रहा हूँ, 3 नंबर एमसीक्यूज़, तो इसको याद लाजमन हमने करना है। उसके बाद है तो कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ऊपर भी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, वरना यहाँ से पढ़ लेना तुम्हें पता लग जाएगा कैरिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ये 3 नंबर में पूछता है, एमसीक्यू भी पूछता है, लेकिन 3 नंबर में भी ये पूछता है। अच्छा जी, क्रेडिट एनालिसिस, ठीक है, जिसमें आप क्रेडिट एनालिसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट एक्सटेंड द क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर कस्टमर्स। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है और क्रेडिट एवेल्यूएशन है, ठीक है।
सो ये जो है ना तुम्हारे, ये लाजमन तुमने याद करने, क्योंकि इसमें जो है ना क्रेडिट एवेल्यूएशन है 5 ट्रैक्टर कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेक्ट्रल और कंडीशंस, ठीक है। ये तुम्हारी चीज़ें तुमने याद करनी लास्ट मंथ 5C को तुमने रट्टा मार के जाना है पक्के वाला, ठीक है। ये तुम्हारे MCQs में भी आएगा और तुमसे शॉर्ट में पूछेगा, लास्ट मंथ ही आएगा। सो मैं साथ से MCQs का बता रहा हूँ ना, तो इसको प्रिपेयर करके जाना है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। डीओ ना पिया तो फिर क्या चाहिए। हाँ बस स्ट्रिंग ना पी के जाना, ये ना हो फिर पेपर में जाके तुमको स्ट्रिंग जोर का झटका लग जाए पेपर देख के तुम्हें ना, ये क्या आ गया पेपर में। अच्छा जी, लेसन नंबर 45 है तुम लोगों का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो नॉर्मल है यार, जो लोग काम शाम करते हैं उनको पता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री टाइप्स क्या, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, 3 चीज़ों की तो इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल जो आएगा उसकी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, जो आपकी प्रोग्रेस के मटेरियल बन रहा है उसकी इन्वेंट्री करो, और फिनिश गुड्स के बाद की इन्वेंट्री करोगे, ठीक है। ये होगा इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, लास्ट में वो पूछता है इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और शॉर्टेज कॉस्ट एंड आर एसोसिएटेड विद हैविंग द इनएडिक्वेट इन्वेंट्री और हैंड, और जिसमें रीस्टॉकिंग कॉस्ट आती है, और सेफ्टी रिजर्व कॉस्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट मन ये पूछता है कि सेफ्टी रिजर्व कॉस्ट क्या होती है, MCQs में भी पूछता है। अगर 2 में पूछेगा तो रीस्टॉकिंग कॉस्ट एंड सेफ्टी रिजर्व कॉस्ट क्या होती है पता होना चाहिए तुम लोगों को। ट्रेड ऑफ का तुम्हें मालूम होना चाहिए। ABC अप्रोच तो लास्ट में तुम्हें आनी चाहिए, नहीं क्या होता है। अच्छा, अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है ये, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल EOQ के नाम से पेपर में भी ये बाज़ दफ़ा पूरा भी दे देते, लेकिन मैक्सिमम ये EOQ का नाम लेगा तुम्हारे लिए। अच्छा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि होती क्या चीज़ है। फिर इसके अंदर ना इसके फार्मूले, जैसे टोटल कैरिंग कॉस्ट इज़ इक्वल टू, जो फार्मूला है तुम्हें फार्मूले याद होने चाहिए, सही है। तो फार्मूले तुम लोगों को अच्छे से याद करने हैं, इसके टोटल कैरिंग कॉस्ट के, टोटल रीस्टॉकिंग कॉस्ट का, और ये टोटल कॉस्ट तो मस्ट तुम्हें आना चाहिए ना। जब तुम्हें ये दोनों याद हो जाएंगे तो तुम इसको बना लो कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर तो पक्का लगेगा ही लगेगा ना ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट, इनके ऊपर ज़रा ढीला नहीं करना अपने आप को, सही है ना। ख़ास तौर पे 12 बजे वाले और 4 बजे वाले ना, ये लाजमी तुम लोगों ने करके जाने। अच्छा जी, फिर है कैरिंग कॉस्ट इज़ इक्वल टू रीस्टॉकिंग कॉस्ट, रीअरेंज करेंगे इस तरह से। और द EOQ की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई आसान लफ्ज़ों में, दिस रीऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉस्ट। ये तुम्हारी डेफिनेशन भी आ गई, अगर पूछ ले तो फटे से लिख देना, सही है। और EOQ का जो उसने एग्जांपल के ज़रिए आपको एक फार्मूला दे दिया है, 2T मल्टीप्लाई बाई F/CC, ठीक है। तो इसके अंदर तुमने वैल्यूज पुट करके तुम निकाल लेना है, ये लास्ट में याद रखना है, भूलना नहीं है, ये लास्ट में याद रखना है, फिर कह रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद तुम्हारे पास EOQ के वही वाला आ गया फॉर्मूला, और इसमें क्या है, बस सिर्फ यही है। और ये आपके लेक्चर फिनिश हो गए हैं मेरे पास 45 तक। सो आई होप सो गाइस आप लोगों को ये इफेक्टिव वीडियो लगी होगी और अच्छी लगी होगी। वंस अगेन सॉरी कि मैं आपको एक्सप्लेन इन चीज़ों को कर पाया, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता आपको, तो बाद में आपको आई थिंक सो पढ़ने की इसको ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन क्या किया जा सकता है, सिर्फ यही किया जा सकता है कि आप लोग इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें या रट्टा लगा लें, ठीक है। रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे, मैं तो कहूँगा याद कर लो, समझ लो, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं ये। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं तुम्हें वैसे बताती हैं, तो आई थिंक तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। सो बाकी जो जैसे जैसे तुम लोगों के पेपर होते रहें, पेपर्स आते रहें, तुम लोग कमेंट्स में प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार। तुम व्हाट्सएप ग्रुपों में भी तो शेयर करते हो ना, वहाँ करते हो, वहाँ से कॉपी करके कमेंट्स में भी शेयर कर दिया करो, ताकि कोई न्यू पर्सन है तो उसको भी पता लग जाए, या कोई ऑलरेडी हमारा सब्सक्राइबर है या हमारे वीडियोस देखता है, सो उसको भी पता लग जाए कि यार आज क्या पेपर आया है, ठीक है।
और दूसरा कि यार जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए करें। कुछ नहीं होगा भाई, मैं कोई लाखों नहीं कमा रहा, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा अभी तो। ठीक है, तुम मुझे कमाने ही नहीं दे रहे कुछ। कुछ तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो कुछ अर्निंग होगी, वैसे कैसे मैं अमीर बन जाऊँगा ना। मैं तो भी ओ दिल की बातें हैं ये तो, बड़ी गम ज़्यादा बातें हैं। खैर, तो आप लोग इसको शेयर करो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले और आपको भी उनकी तरफ से दुआएं मिलें। और बहुत सारा प्यार है आप लोगों को मेरी तरफ से। आई विश कि आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे हों। और अल्लाह हाफिज़।